नमस्कार। डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा सम्मान में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 1949 को यानी आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और 1949 को आज ही के दिन हमारे संविधान को आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया था। 25 नवंबर को संविधान सभा ने हस्ताक्षर किए और संविधान सभा की जो समिति थी उसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर साहब थे और उन्होंने हस्ताक्षर करके इस संविधान को हमारे देश को सुपुर्द कर दिया था। लागू हालांकि 26 जनवरी 1950 में हुआ। हमारे संविधान को संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के बहुत सारे दूरदर्शी विचारकों का और उनमें से एक हैं बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिनके सपनों की परिकल्पना है हमारा संविधान। हमारे संविधान के लिए ये संविधान दिवस मनाना बहुत अहम है। 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक निर्णय अधिसूचित किया गया जो कि भारत सरकार का था और उस निर्णय के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 नवंबर को। और इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित हो। संवैधानिक मूल्यों के प्रति और संविधान के प्रति आमजन हो या फिर युवा वो जागरूक रहें और इसी उद्देश्य को लेकर 26 नवंबर को संविधान दिवस हम मनाते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम संविधान हमारा सम्मान में हम बातचीत करेंगे और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान के राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका जी। सर, सबसे पहले तो हम बात करें कि हमारा संविधान देश का सबसे बड़ा एक सशक्त माध्यम है देश को जोड़ने का। 140 करोड़ की जनता को अनेकों विविधताओं के बावजूद एकता के सूत्र में पिरोता है। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। लेकिन संवैधानिक मूल्यों के प्रति जब जागरूकता की बात आती है तो कहीं ना कहीं उन जागरूकता की कमी हम देखते हैं या उन मूल्यों के प्रति जो सचेत होना चाहिए आमजन वो उतना सचेत नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, हर राष्ट्र के अपने कुछ मूल्य होते हैं और उन्हीं मूल्यों की परिणति उस राष्ट्र के संविधान में होती है, कानून में होती है। ठीक ऐसा ही हमारे देश के संविधान के साथ भी है। बहुत से अभूतपूर्व मूल्य संविधान में हमने आत्मसात किए हैं। जैसे हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं, समानता की बात कर सकते हैं, न्याय की बात कर सकते हैं, अधिकारों की बात कर सकते हैं, कानून की बात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न आपका बिल्कुल जायज़ है कि आज हम देखते हैं कि संविधान के मूल्यों के प्रति आज हमारे समाज में, समाज के नागरिकों में जितनी अवेयरनेस या जितनी चेतना होनी चाहिए थी उतनी हमें दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण मैं देख पाता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं व्यस्त है। वो व्यस्त है अपने रोजगार को लेकर, वो व्यस्त है अपनी शिक्षा को लेकर, वो व्यस्त है अपने कामकाज को लेकर। इस वजह से वे प्रॉपर वे में संविधान को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। यदि वो पढ़ते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं तो इस वे में करते हैं क्योंकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन उद्देश्य जो होता है कि किसी भी प्रकार से हम संविधान को पढ़ें और संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन एग्जाम्स को क्लियर करने के उद्देश्य से वो उसको उतना ही पढ़ पाते हैं। लेकिन जब तक वे सही मायनों में उन मूल्यों को आत्मसात नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक जो संविधान की हमारी मूल भावना है उसको हम साकार रूप में परिणत नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही कि जीवन मूल्यों से एक तरह से हमें जोड़ता है अगर कोई दस्तावेज जिसे कहें तो वो है हमारा संविधान। और हमारा संविधान कानूनों का जन्मदाता भी कहा जाता है और इसलिए आज का दिन जो है वो न सिर्फ संविधान दिवस बल्कि राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी ये जाना जाता है। हम कानूनों की बात करें तो कानूनों में सबसे अहम अगर नागरिक के तौर पर अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा तोहफा मिला है संविधान के जरिए वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों को जानना आज के दौर में कितना अहम है, खासकर युवा पीढ़ी की हम बात करेंगे क्योंकि जो लोग लगातार जुड़े हैं संविधान के कार्यक्रमों के जरिए या वो तो जानते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी मौलिक अधिकारों के प्रति उतना जागरूक नहीं है। तो इस बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि तोहफा मिला है हमें मौलिक अधिकारों के रूप में। लेकिन मेरा नजरिया यह है कि वैसे तो जब हम देखते हैं कि पूरा संविधान ही हमारे लिए एक तोहफा है। बिल्कुल। और इस संविधान में जैसा कि हम देख पाते हैं कि 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। बिल्कुल। तो पूरा ही संविधान हमारे लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो मूल रूप से जब हम भाग 3 की बात करते हैं, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें दिए गए हैं, देश के नागरिकों को दिए गए हैं। और इन अधिकारों को मौलिक भी इसी वजह से कहा गया है क्योंकि ये मौलिक हमारे लिए मूल रूप से बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं, अपरिहार्य हो जाते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि इन्हीं मौलिक अधिकारों के तहत व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। चाहे हम सामाजिक विकास की हम बात कर सकते हैं, आर्थिक विकास की हम बात कर सकते हैं।
या राजनीतिक विकास की हम बात कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति या शिक्षा का अधिकार है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं मूल रूप से हमारे व्यक्तित्व के विकास के आधार स्तंभ हैं। तो निश्चित तौर पर इन अधिकारों को जब हम हमारे जीवन में और आचरण में उतारेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास निश्चित ही होगा, ऐसा मैं समझता हूं। जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो एक तरह से व्यक्ति के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात जो मेरे जहन में आ रही है कि अक्सर लोग कहते हैं कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो बस उन पर हमारा कंट्रोल है, यानी स्वतंत्रता मेरा अधिकार है। लेकिन एक चीज जो नहीं समझते हैं वो ये कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ये बिना नियमों की स्वतंत्रता नहीं है। आज़ादी है लेकिन उसमें रूल्स हैं। तो ये जो समझ है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है कोई भी मौलिक अधिकार, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? जी देखिए, मतलब मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं निश्चित रूप से ये एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। जो कोई भी अधिकार हमें दिए गए हैं उन अधिकारों पर कहीं ना कहीं एक प्रतिबंध लगा हुआ है और उन प्रतिबंधों के साथ ही हमें हमारे अधिकारों का उपभोग करना पड़ता है। यदि मान लीजिए कि उनके साथ में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है तो वो जो अधिकार हैं चाहे वो स्वतंत्रता है तो वो स्वतंत्रता ना होकर स्वच्छंदता बन जाती है। और जब स्वच्छंदता बन जाती है उसमें फिर नागरिकों को मनमाना काम करने का अधिकार मिल जाता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं की ये समझ थी, ये दूरदर्शिता थी कि हमें ऐसे अधिकार देने हैं ताकि उन अधिकारों के साथ साथ वो व्यक्ति का विकास तो करे लेकिन उनके साथ साथ उनके ऊपर कुछ कंट्रोल भी करे, उनके ऊपर कुछ नियंत्रण भी लगे, उनके ऊपर कुछ कानून की लगाम भी लगे। अन्यथा जैसा आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमने कर्तव्यों की भी बात की है संविधान में। और मौलिक अधिकारों की तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे अधिकार, यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है या हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता है या कोई हमारे अधिकारों को छीनने की बात करता है तो हम बहुत जल्द दावा प्रस्तुत कर देते हैं कि संविधान ने हमको ये मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि इन मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 32 की हम बात करते हैं जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया है, जो नागरिकों को ये स्वतंत्रता देता है कि आप उस अधिकार का प्रयोग करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आपके राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिकों को, युवाओं को ये समझना होगा कि इन अधिकारों के साथ ही साथ एक कड़ी और जुड़ी हुई है, वो है मौलिक कर्तव्यों की। बिल्कुल। तो जब तक हम मौलिक कर्तव्यों का अनुपालना नहीं करेंगे, मौलिक कर्तव्यों का मतलब है हमारे उत्तरदायित्व जो हमारे समाज के प्रति हैं, जो हमारे राष्ट्र के प्रति हैं, और उन मौलिक कर्तव्यों का जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा कोई दावा भी नहीं बनता मतलब हमारे अधिकारों पर। तो अधिकारों के साथ साथ ये जरूरी है कि नागरिकों में और युवाओं में अपने कर्तव्यों के प्रति भी वो सजग रहें और उनकी भी वो अनुपालना करते रहें। बिल्कुल, एक तरह से आप कह रहे हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। बहुत अहम बात आपने कही। एक और बात अधिकारों से जुड़ी हम देखते हैं कि अक्सर युवा जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने वायलेशन किया तो वो प्रक्रिया नहीं समझते हैं कि मुझे इन अधिकारों का प्रोटेक्शन होगा कैसे। तो उस प्रक्रिया को थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आमजन भी अगर उनके अधिकारों का कहीं हनन होता है तो वो प्रक्रिया क्या रहती है, कहाँ जाएं और कैसे अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि मौलिक अधिकार हमारे पास हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो इसी मौलिक अधिकारों में ही अनुच्छेद 32 है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा अनुच्छेद 32 है, एक है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 तो हमें ये राइट देता है कि जब हमारे स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार या अन्य जो अधिकार है उन अधिकारों का जब वायलेशन होता है तो हम बिना लोअर कोर्ट में गए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम दस्तक दे सकते हैं और वहाँ जो रिट्स हमें दी गई है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उन याचिकाओं के माध्यम से हम हमारे अधिकारों का रक्षण कर सकते हैं। सेम आर्टिकल 226 जो है 226 में, उसमें भी ये कहा गया है कि यदि हमारे राइट्स का वायलेशन होता है, यदि हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता है, यदि आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीधे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी आप जाके आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं, तब आपके अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे आप। जी, बहुत अहम बात कही। दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि अक्सर कहते हैं ना कि हम संविधान को क्यों जाने, ये हमारे घर का मुद्दा नहीं है, ये बाहर की बात है। संविधान को जानना इसलिए जरूरी है, इसके जो मूल्य हैं उनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा विषय है। ये दस्तावेज नहीं है, ये हमें जीवन जीने के लिए, गरिमा
गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिस अधिकार की जरूरत होती है वो अधिकार हमें देता है, और न सिर्फ अधिकार, उसका संरक्षण भी हमें प्रदान करता है। तो संविधान से ज्यादा बड़ा गार्जियन एक व्यक्ति का कोई नहीं है, अगर हम ऐसा कहें तो। एक और बात हम देखते हैं कि हमारे देश के संविधान ने हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको जीवंत बनाने में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसको हम कैसे देखें कि हमारी डेमोक्रेसी को, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी, तो इसको एस्टेब्लिश करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कितना बड़ा रोल है? जी देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे सशक्त लोकतंत्र है, सबसे मजबूत भी है, सबसे सुदृढ़ भी लोकतंत्र है। और जब हम देखते हैं कि आज़ादी से ही हमारा लोकतंत्र बहुत स्मूथली रन कर रहा है, तो स्मूथली रन कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा संविधान। आप देखेंगे कि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबकी अलग अलग डिमांड्स होती है, तो सबको आपको सेटिस्फाइड करना होता है, सबको आपको संतुष्ट करना होता है। तो हमारे संविधान का बड़ा होने का पीछे कारण ये भी था कि संविधान निर्माताओं ने कि हमारे लिए केवल एक ही संविधान हो जो पूरे देश के नागरिकों को सेटिस्फाई कर सके, उनकी डिमांड्स को पूरा कर सके, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके, उनको न्याय दिला सके। और इस वजह से आप देखेंगे कि अन्य जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी इसमें सम्मिलित किया गया, उसको जीवंत बनाने के लिए। बिल्कुल। और जीवंत बनाने के पीछे एक इसके अंदर एक प्रोविजन और किया गया आर्टिकल 368 में, जो संविधान संशोधन की बात करता है। बिल्कुल। कई जगह आज क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि हमारा जो संविधान है वो जड़ संविधान हो गया है, या समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ये संविधान निर्माताओं को पता था, क्योंकि कोई भी चीज जो जड़ होगी वो आने वाले समय में अप्रासंगिक हो सकती है, मृत प्राय हो सकती है, इसलिए उसमें संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया। बिल्कुल। और जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 368 में ये मेंशन किया गया कि हमारा जो संविधान है ना तो इतना लचीला है ना इतना कठोर है। ठीक है, इसमें दोनों ही मिश्रण है। एक तरफ हम लचीलेपन की भी हम बात करते हैं, कठोरता की हम बात करते हैं। तो 368 में जो प्रोविजन दिया गया है उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन ऐसा है जो बहुत मतलब कि आप देखेंगे साधारण बहुमत से हम पारित कर सकते हैं। विषय के अनुसार जिस तरह का विषय है संशोधन प्रक्रिया उसी तरह की होगी। बिल्कुल, जितने विषय इसके अंदर है, संघ सूची में हम देखते हैं, राज्य सूची में हम देखते हैं, संवर्ती सूची में हम देखते हैं, उन विषयों की प्रासंगिकता को, उन विषय के महत्व को देखते हुए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने हमारे संविधान में अडॉप्ट किया है आर्टिकल 368 में। जी जी। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संविधान में आर्टिकल 368 है वो संशोधन की प्रक्रिया शामिल करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि संविधान को जीवंत बनाए रखना है और इसकी गतिशीलता में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। एक और बात, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ऐसा कहा जाता है कि जो B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा कि ये संविधान की आत्मा है। तो इस प्रस्तावना में जो जो प्रयोजन शामिल किए गए हैं वो अपने आप में संविधान को परिलक्षित करते हैं। तो इस प्रस्तावना को, हालांकि बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में, प्रार्थना सभा में, स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को बोला जाता है, लेकिन उसको समझना कितना जरूरी है और वो कितनी अहम है? देखिए, हमारा जो संविधान है, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की, हमारा संविधान देश का सबसे बड़ा संविधान है। इस पूरे संविधान को पढ़ना हर एक आम नागरिक के लिए संभव नहीं है, लेकिन यदि हम हमारे इस पूरे संविधान के मर्म को जानना चाहते हैं, इसकी समझ विकसित करना चाहते हैं, तो हर एक नागरिक के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम एटलीस्ट उस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें, क्योंकि ये जो प्रस्तावना है हमारे पूरे संविधान का सार है, निष्कर्ष है, निचोड़ है। यदि हम उस सार को, निष्कर्ष को, निचोड़ को भी हम पढ़ लेते हैं तो हम हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है उसको समझ पाएंगे। इसी वजह से संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ठीक वही बात हमारी संविधान की प्रस्तावना पर भी लागू होती है कि प्रस्तावना के बिना संविधान का महत्व नहीं है, क्योंकि उस प्रस्तावना में आप देखेंगे हर एक वर्ड को, उसमें हर एक वर्ड में बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। हम भारत के लोग से जो शुरू होती है, स्वतंत्रता, समानता की हम बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की हम बात करते हैं, बंधुता की हम बात करते हैं, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका बहुत गहराई में अर्थ है। यदि उनको हम समझते हैं तो निश्चित तौर पे हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के भी पूरे भारतीय संविधान के मर्म को जान सकते हैं और समझ सकते हैं, और यही कारण है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। और सबसे पहले उसकी आत्मा का ही जिक्र है संविधान के जिस दस्तावेज का हम जिक्र करते हैं। बहुत अहम जानकारी आपने दी। एक और बात जानना चाहेंगे आपसे, संविधान की आत्मा तो सार है, लेकिन पूरे संविधान को जानना आम नागरिक के लिए असंभव सा है।
लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं वो सरल भाषा में अगर उन्हें उपलब्ध हो तो डेफिनेटली पढ़ने में भी होगा और लोग अपने जीवन से जोड़ भी पाएंगे। मूल रूप से तो संविधान जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित है, वो तो दोनों भाषाओं में उसे लिखा गया है। लेकिन अगर आज का युवा कोशिश करे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जमाना है, अगर युवा कोशिश करे तो जो संविधान के मुख्य मुख्य प्रावधान हैं उनको सरल भाषा में या मातृभाषा का भी हम जिक्र करते हैं, संविधान में मातृभाषा का भी जिक्र किया गया है, उसमें अगर उपलब्ध होगा तो एक गांव ढाणी में जो व्यक्ति बैठा है वो भी अपने संविधान की समझ ले सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, और इसी वजह से कहा गया है कि आप देखेंगे कि संविधान की जो ओरिजिनलिटी है और जिस रूप में लिखा गया है उसे हर कोई पढ़ नहीं सकता, उसे हर कोई समझ नहीं सकता। जैसे कि आपने बात की, आम नागरिक बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है फिर भी हम उसे पढ़ें, फिर भी हम उसे जानें, उसे हम समझें, क्योंकि हमारा संविधान जो है हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है। संविधान है तो हम हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और इसको पढ़ने के लिए जैसा कि कहा, हिंदी और अंग्रेजी में तो अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं, लेकिन अब लोकल लैंग्वेज में भी काफ़ी सारे पब्लिकेशंस ने इनको निकालना चालू कर दिया है। और इसके अलावा भी जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी बुक्स हैं जो संविधान विशेषज्ञों ने लिखी है, बहुत सरल भाषा में लिखी है। जैसे हम डीडी बसु की हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल सुभाष कश्यप साहब की हम बात कर सकते हैं, ब्रज किशोर शर्मा जी की हम बात कर सकते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी जी की हम बात कर सकते हैं। ये ऐसे संविधान विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कोशिश की है कि आम नागरिक की समझ के आधार पर इन संविधानों को लिखा जाए, ताकि हर एक व्यक्ति इसको पढ़ पाए, जान पाए और समझ पाए। जी 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 जी, बहुत अहम बात आपने की। एक बात ये कि जैसे हम आम नागरिक तक संविधान की जानकारी पहुंचाने की आपने बात की, एक और बात, जैसे हम ड्राइंग रूम में घर में बात करते हैं तो जो व्यक्ति आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ रहा है, जो युवा, तो वो तो संविधान को समझ लेता है, लेकिन आज के दौर में टेक्निकल एजुकेशन से युवा ज्यादा जुड़ रहा है तो वो संवैधानिक मूल्यों के प्रति उतनी समझ नहीं रखता, या जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी उतनी समझ नहीं है। तो क्या ये घर में चर्चा नहीं होनी चाहिए संवैधानिक के मूल्यों की, या संविधान ने जो मूल्य हमारे जीवन में शामिल करने की एक पहल की है, क्या वो ड्राइंग रूम में उसका डिस्कशन किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। यदि ऐसा होता है तो इससे अच्छी तो बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम सभी घर में रहते हैं और आप देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि जो आर्ट्स स्ट्रीम का है वो तो समझ पाता है, उसके वो करिकुलम का या सिलेबस का पार्ट भी होता है, लेकिन जो अदर स्ट्रीम्स के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड्स के हैं, उनके लिए इतना ईजी नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। जैसे घर से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि आपने कहा डाइनिंग रूम में हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर एक घर में एटलीस्ट मतलब कि संविधान की प्रति होनी चाहिए। जी जी। और जैसे शुरू में कोई भी चीज़ हमें टिपिकल लग सकती है, कठिन लग सकती है, पढ़ने में दुविधा हो सकती है, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर हम यदि इसको हम पढ़ते हैं, बार बार इसका हम रिवीजन करते हैं, दोहराव करते हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ इसका डिस्कशन करते हैं या किसी एक्सपर्ट के साथ हम डिस्कशन करते हैं, तो वही चीज़ें धीरे धीरे हमारे लिए ईजी गोइंग हो जाती है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा सुझाव और ऐसा अमल में लिया जा सकता है इसको। जी, एक और बात, शिक्षण संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की, या फिर एक युवा के निर्माण में अगर संविधान को जोड़ दिया जाए तो वो डेफिनेटली अपने देश के प्रति जागरूक युवा बनेगा। तो शिक्षण संस्थानों की भूमिका के बारे में आप क्या कहेंगे, चाहे वो स्कूली शिक्षण संस्थान हो या फिर कॉलेज? किस तरह से संवैधानिक मूल्यों को शिक्षण संस्थान की जो प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया, उसमें शामिल किया जा सकता है? देखिए, शिक्षण संस्थाओं की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा आपने इसमें बात रखी। जैसे आज 26 नवंबर है, हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो आज के दिन तो सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, डिबेट्स वगैरह हो रही है, वाद विवाद इसके ऊपर हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थाओं को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि इस प्रकार के जो ओकेजन पर ही नहीं, बल्कि रेगुलर इंटरवल पर, नियमित अंतराल पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें। संविधान का पाठन होता रहे, प्रार्थना सभाओं में पाठन होना चाहिए, या करिकुलम में इसको बहुत ज़्यादा कंपलसरी करना चाहिए, या फिर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की डिबेट्स वगैरह रेगुलर होनी चाहिए। शनिवार को जो बाल सभाएं वगैरह होती है बच्चों के, उसमें मौलिक अधिकारों का ज्ञान करवाना चाहिए, मौलिक कर्तव्य हमें बताने चाहिए। और शिक्षण संस्थाओं को लगातार चाहिए कि इस प्रकार के वर्कशॉप, इस प्रकार के सेमिनार मतलब लगातार होते रहने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो शिक्षण संस्थाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हालांकि बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं इस और कदम उठा रही है और रेगुलर कर भी रही है, लेकिन बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं ये रेगुलर नहीं कर पाती है। तो इस मंच के माध्यम से मेरा भी ये निवेदन रहेगा कि शिक्षण संस्थाओं को मतलब आगे आना चाहिए और संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, तभी हमारा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का औचित्य सिद्ध हो पाएगा। बिल्कुल। और आज के दिन को हम राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं और संविधान को कानूनों का जन्मदाता भी हम कहते हैं। एक बात मेरे जहन में आती है कि हम
कानून तो समझते हैं, लेकिन जो कानून की जो जड़ है वो संविधान है, उसको हम उतना नहीं जान पाते हैं। आजकल हम देखते हैं बच्चों के साथ भी एट्रोसिटीज होती है, महिलाओं के साथ भी एट्रोसिटीज होती है। तो वो जो सुरक्षा का जो शुरुआत है वो है अधिकारों को जानना, मेरे प्रोटेक्शन के कौन कौन से राइट्स हैं वो जानना। तो हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि संविधान घर के बाहर की बात है, ये मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक विषय है जिसे पढ़ाया जा सकता है या जाना जा सकता है, ये हर व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा, हर व्यक्ति के जीवन से और गरिमा से जुड़ा विषय है जिसे हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। हम युवाओं को अगर खास तौर पर देखें तो इसको जोड़ने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? न सिर्फ शिक्षण संस्थान, आम लोग भी या युवा अगर इनिशिएटिव ले कि हमारे संविधान के लिए, जैसा कि हमने कार्यक्रम का नाम रखा है हमारा संविधान हमारा सम्मान, तो युवाओं को क्या कुछ करना चाहिए? जी देखिए, युवाओं के इस संदर्भ में मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं और युवा पीढ़ी को इस और आगे आना चाहिए। आप देखते हैं कि उन्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको सही मायनों में जीवन जीना सिखाता है और गरिमापूर्ण जीवन जीना सिखाता है। जीवन हर कोई प्राणी जो इस जगत में मौजूद है वो अपना जीता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यदि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो निश्चित तौर पर आपको संविधान को पढ़ना भी होगा और समझना भी होगा। जी बिल्कुल। तो इसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। दूसरा, मुझे ये लगता है कि युवा पीढ़ी को इसकी शुरुआत घर से करनी चाहिए। घर में यदि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, यदि हम पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, यदि हमारे घर में पेरेंट्स हैं तो उन्हें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। यदि ऐसा कर पाते हैं तो युवा पीढ़ी धीरे धीरे इनसे जुड़ेगी और उसकी रुचि इसके अंदर आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे युवा पीढ़ी जाने, मौलिक कर्तव्यों को भी जाने, अधिकारों को भी जाने, लेकिन एक तरह से जो नीति निदेशक तत्व हैं संविधान के, उनमें ऐसा है कि विचारधारा परिलक्षित होती है एक देश की और हमारे संविधान की भी। तो नीति निदेशक तत्वों को समझना भी कितना जरूरी है, क्योंकि कर्तव्यों का जिक्र उसमें भी आया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, नीति निदेशक तत्व बेसिकली स्टेट के लिए होते हैं, राज्य के लिए होते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि राज्य को अपने देश के लिए या देश के नागरिकों के लिए क्या करना है, क्या कानून बनाना है, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, किस प्रकार से उनके लिए न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है, किस प्रकार से ये उनके लिए कल्याणकारी नीतियां बनाई जा सकती है, किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, तो ये स्टेट के ऊपर है। इनिशियली स्टेट के लिए ये बहुत ज़्यादा बाधित नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे स्टेट आगे आया है और हमने वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हमने ले लिया है, तब से लगभग हर एक नीति निदेशक तत्व पर कानून बन चुके हैं और राज्य लगातार कानून बना रही है। और कानून बनने के बाद में हमने उन सब चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश भी की है, क्योंकि कानून बनने के बाद हम बाउंड हो जाते हैं कि उसी के अनुसार हम अब अपना आचरण करेंगे। जी जी, एक बात जो आपने कही उसी से जुड़ती हुई मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे हम कहते हैं ना कि नीति निदेशक तत्व ही हमें सिखाते हैं कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बने। जैसे हम गाय को रोटी ना दें या उसको चारा ना डालें, उसकी सुरक्षा ना करें तो अपराध नहीं है, लेकिन आप उसे हानि पहुंचाएंगे तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और ठीक ऐसे ही प्रकृति का संरक्षण अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपराध तो नहीं है, लेकिन आप नुकसान पहुंचाएंगे तो वो अपराध है। तो मेरे ख्याल से नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा है वो हमें नीति निदेशक तत्वों से मिलती है। बिल्कुल, नीति निदेशक तत्वों में हमें नैतिक शिक्षा की भी हमने बात की है जी। और नैतिक मूल्यों को भी हम नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं जी। क्योंकि मूल्य ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को आगे की ओर लेके जाते हैं। यदि आपने सैद्धांतिक रूप से आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है तो वो दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन यदि आप में वैल्यूज नहीं डेवलप हो पाए हैं, यदि आपने मूल्यों को अपने आप में विकसित नहीं किया है, तो आपकी जो सैद्धांतिक आपने जो भी पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि वो पढ़ाई आपकी अधूरी रह जाएगी। इसलिए मूल्यों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी योगदान हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व को वो निखारते हैं, व्यक्तित्व को आगे की ओर ले जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मूल्यों का विकास भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अपरिहार्य है। जी जी, आज हम जैसा कि हम हमारे कार्यक्रम का नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान, और इस संविधान दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति हम सम्मान प्रदर्शित करें। आपका क्या संदेश रहेगा हमारे दर्शकों के लिए कि ये दिन कितना महत्वपूर्ण है, और ये सिर्फ एक दिन के लिए ये दिन नहीं है, ये प्रतिदिन संविधान दिवस हो। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी हम दिवस मनाते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ठीक उसी तरीके से यदि हम संविधान दिवस की हम बात करें तो संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम ये देखें कि संविधान क्या है और संविधान के प्रावधान क्या हैं। हम संविधान के प्रति सचेत रहें, संविधान के प्रति जागरूक रहें, और आने वाले समय में संविधान के सामने क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम किस प्रकार से लड़ सकते हैं और किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं। ये जो संविधान है ये बेसिकली एक मास्टर की है जो हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इसमें निहित है।
जी। यदि हम संविधान को जान पाते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम उनका समाधान कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन या मेरा संदेश ये रहेगा आज की युवा पीढ़ी को कि संविधान हमारे लिए केवल एक पुस्तक मात्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें संविधान के अनुसार आचरण भी करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। और निश्चित तौर पर यदि हम संविधान के अनुसार आचरण करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हमें हर संभव बहुत मिलेगा। बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, संवैधानिक मूल्यों को न सिर्फ जानना और समझना, जैसे आज की तारीख में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया था, उसी तरह से क्यों ना संकल्प लिया जाए कि संवैधानिक मूल्यों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हम अपने जीवन को एक गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने की ओर आगे बढ़ सके। और इसमें हमारा सबसे बड़ा जो सशक्त बल है वो है हमारा संविधान। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।